नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी विद साक्षी पर। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इकाई 10 में आखिरी भाग हमारा भाग 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमें अन्य गतिविधियाँ को आज कवर करना है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि आज हमारा यूनिट 10 कंप्लीट हो जाएगा और हमारी अन्य गतिविधियों में हमें रेखा चित्र पढ़ने हैं, स्मरण पढ़ने हैं और जो भी कुछ इसमें पढ़ना है वो सारा हम इसमें कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना है और समझना है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बस केवल आपको लर्न करना होगा और समझना होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम हमारी यूनिट 10 को आज कंप्लीट करेंगे, जिससे कि हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माटी की मूर्तें। इसके लेखक कौन है? रामवृक्ष बैनीपुरी। रामवृक्ष बैनीपुरी को कलम का जादूगर भी कहा जाता है फ्रेंड्स। और इन्होंने ये जो इनकी विधा है वो क्या है? रेखा चित्र है। रेखा चित्र का अर्थ क्या होता है कि जैसे कि किसी का देखकर हम उसका स्केच बना देते हैं। जो लोग स्केचिंग करते हैं, स्केच बना देते हैं, उनकी छवि बना देते हैं, उसी तरीके से रेखा चित्र जो होते हैं, तो वो रेखा चित्र लेखक इस तरीके से उसका विस्तार से उसका वर्णन करता है, इस तरीके से उसका वर्णन करता है कि हमारे दिमाग में उसकी छवि बन जाती है। तो दोस्तों, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है। सबसे पहले आप यही जान लें, ये जो हमें पढ़ना है माटी की मूर्तें, ये कोई काल्पनिक नहीं है, बल्कि ये बिहार के वास्तविक ग्रामीण जीवन को दर्शाती है। और रेखा चित्र का मतलब ही होता है कि हूबहू जो हुआ है लेखक के सामने, वही उसने इसमें लिख दिया। तो रेखा चित्र में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? माटी की मूर्तें। और माटी की मूर्तें क्या है? कोई काल्पनिक घटना नहीं है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये क्या है? ये है एक सच्ची वास्तविक कहानी, कहाँ की? बिहार के ग्रामीण जीवन की। इसमें रजिया, बलदेव सिंह और भी ऐसे कई उदाहरण हैं। जो पात्र हैं, रजिया, बलदेव सिंह, सुभान, ऐसे पात्र हैं जो जीते जागते उदाहरण हैं। और साथ ही इसमें गांव की गरीबी में भी कैसे स्वाभिमान जिंदा रहता है, वो सब इसमें दिखाया गया है। तो हम इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा एग्ज़ाम 29 को है और आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारा सिलेबस कवर हो चुका है, हमारा रिवीजन रह गया है, वो भी हम कुछ दिनों में हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। बिना किसी घबराहट के हमें अपना पेपर पास करना है। चलिए फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट तो करते ही हैं। साथ साथ में अभी जो मेरे फ्रेंड्स न्यू हैं और जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी जब भी न्यू वीडियो आए तो आपको ज़रूर पता चले। फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेखक परिचय जान लेते हैं। लेखक का परिचय है फ्रेंड्स कि रामवृक्ष बैनीपुरी कौन है, इसके लेखक हैं और इसका प्रकाशन वर्ष कब रहा है। ये इनका जो जन्म रहा है वो रहा है 1899 से लेकर ये 1968 तक। 1899 से 1968 तक इनका जीवन काल रहा है। ये एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, साहित्यकार, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। ये क्या थे? साहित्यकार भी थे, पत्रकार भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इन्हें कलम का जादूगर, ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कलम का जादूगर कहा जाता है। प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? तो 1946, ये याद रखेंगे, 1946 इसका प्रकाशन वर्ष है। 1946 में माटी की मूर्तें प्रकाशित हुआ था। इसके पात्रों से भी कई क्वेश्चन बनते हैं, तो हम पात्रों को समझ लेते हैं अच्छे से। इनकी पहली पात्र है रजिया। ये जो रजिया है, ये संघर्षशील एवं स्वाभिमानी ग्रामीण महिला है। रजिया जो है इसमें, ये कैसी है? संघर्षशील है, स्वाभिमानी है, ग्रामीण महिला है जो गरिमा बचाकर रखती है। क्या करती है? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी गरिमा बचाकर रखती है। रजिया का जो व्यक्तित्व है कैसा है? स्वाभिमानी है, संघर्षशील है। यहाँ से प्रश्न आएगा कि रजिया का व्यक्तित्व कैसा है? स्वाभिमानी है और संघर्षशील है।
दूसरा है हमारा बलदेव सिंह। ये क्या है? ये पूर्व सैनिक हैं जो अनुशासन, देशभक्ति और सादगी का प्रतीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा आपका कि बलदेव सिंह का जो व्यक्तित्व है वो कैसा है? कैसा है? ये अनुशासन है, देशभक्ति है और क्या है? सादगी का प्रतीक है। सुभान खान, अगला है हमारा पात्र सुभान खान। ये क्या है? ये कारीगर वर्ग का प्रतिनिधि है जो अपनी कला में निपुण और स्वाभिमानी है। क्या है? कला में निपुण है और स्वाभिमानी भी है। फिर है मंगल, ये गरीबी में भी स्वाभिमान का प्रतीक, संघर्षपूर्ण जीवन जीने वाला पात्र है। फिर है सरजू भैया, एक सहयोगी एवं निश्चल ग्रामीण व्यक्ति जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। फ्रेंड्स, हमने इसके पात्र समझ लिए हैं। पात्रों से प्रश्न बनते हैं, ये आप याद रखिए, पात्रों से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले आप इनके पात्र याद कर लीजिए, रजिया, बलदेव सिंह, सुभान खान, मंगल, सरजू भैया। ये जो पात्र हैं ये क्रम में लगाने के लिए आते हैं और हमसे ये भी पूछते हैं कि ये पात्र किस रचना के हैं या किस लेखक के रचना की ये पात्र हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि किसके हैं। माटी की मूर्तें, जिसके लेखक कौन है? राम वृक्ष बैनीपुर। इसकी विधा क्या है? ये एक रेखा चित्र है। ठीक है, तो रजिया, बलदेव सिंह, सुभान खान, मंगल और सरजू भैया, ये हमें याद हो गया क्लास में ही। फ्रेंड्स, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, बस आपको अच्छे से सुनना है और समझना है। चलिए, मैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेकर आई हूँ जिससे हमारे प्रश्न 100% बनेंगे। अगर आप इसके पॉइंट्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं, तो आपका पेपर रुक नहीं सकता है। मैं गारंटी देती हूँ आपका पेपर नहीं रुकेगा, आपका पेपर निकल जाएगा फर्स्ट टाइम में ही। बस आपको क्या करना है? इन फैक्ट्स को अच्छी तरह समझना है। चलिए समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, बिहार के ग्रामीण जीवन का चित्रण हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा कि माटी की मूर्तों में माटी की मूर्तें है ना, ये जो रेखा चित्र है इसमें किस ग्रामीण या फिर किस इलाके का वर्णन है? तो आप क्या बताएंगे? बताइए किसका है? बिहार का। ये आप याद रखेंगे, बिहार का। दूसरा है, उपेक्षित एवं खेतिहर वर्ग के केंद्र है। जो उपेक्षित और खेतिहर वर्ग को केंद्र में रखा गया है इसमें। रेखा चित्र विधा की महत्वपूर्ण कृति है। रेखा चित्र, इसकी विधा का नाम क्या है? रेखा चित्र। पात्र वास्तविक जीवन से प्रेरित हैं, मतलब ये जो पात्र हैं ये सच्चे पात्र हैं। राम वृक्ष बैनीपुरी जी के गांव के ये व्यक्ति हैं जिनको इनने पात्र के रूप में रखा है। ग्रामीण संस्कृति का सजीव चित्रण किया गया है। जो ग्रामीण संस्कृति है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोग, वहाँ का समाज, ये सब उन्होंने क्या किया है? इस रेखा चित्र में दिखाया है। मानवीय गरिमा पर बल दिया गया है। मानवीय गरिमा पर बल दिया गया है, ये याद रखेंगे। गरीबी और स्वाभिमान का समन्वय है। गरीबी तो है ही, साथ साथ में गरीब होने के बाद भी स्वाभिमान है इनके अंदर। स्वाभिमान से चलते हैं, स्वाभिमान से जीते हैं, स्वाभिमान से ही सब कुछ करेंगे, कभी इन्हें झुकना नहीं है, इसलिए ये कैसे हैं? स्वाभिमानी हैं। भाषा कैसी है? तो ओजस्वी एवं प्रभावपूर्ण। भाषा कैसी है इसकी? ओजस्वी है और प्रभावपूर्ण है। शैली कैसी है? चित्रात्मक, जो मन में, दिमाग में क्या बना देती है? चित्र बना देती है। चित्रात्मक एवं भावात्मक शैली है। लेखक का दृष्टिकोण अत्यंत कैसा है? संवेदनशील। संवेदनशील मतलब सेंसिटिव। उनका जो व्यक्तित्व दृष्टिकोण है वो बहुत ही नाजुक, कोमल है और कैसा है? जो पात्रों के लिए हमेशा सहानुभूति रखता है। फ्रेंड्स, आई होप कि हमने माटी की मूर्ति समझ लिया है, बहुत अच्छे से समझ लिया है और उससे बने हुए प्रश्न भी आप सॉल्व कर लेंगे। अगली क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं करीब 50 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगी और हम उसको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, अभी हम समझते हैं हमारी अगली विधा हमें पढ़नी है। क्या है ये? ठकुरी बाबा। ये इसके लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा जी। ये एक संस्मरण है फ्रेंड्स, ये समझ लीजिए। जो महादेवी वर्मा है इनका संस्मरण 1947 में प्रकाशित हुआ
और इनकी जो मतलब ये संस्मरण है स्मृति की रेखाएं, उसमें से ये ठकुरी बाबा एक छोटा सा अंश है जिसको आज हम कवर करेंगे। ठीक है, लेखक का परिचय समझ लेते हैं पहले। अगर आपको लग रहा है कि मैं स्पीड में पढ़ा रही हूँ तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा स्लो भी पढ़ा सकती हूँ, बट अभी हमें क्या है कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है और समझने के बाद हमें इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। इसलिए हम अपने तैयारी को बहुत ही फैक्चुअल रखेंगे। ज़्यादा डीपली, हमें मालूम है कि डीपली पेपर आता है, लेकिन हम स्मार्ट स्टडी के ज़रिए हम उसको अच्छे से कवर करेंगे। कोई लेंथी कुछ नहीं पढ़ना है आपको, कुछ रट्टाफिकेशन नहीं करना है, कुछ नहीं रटना है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको समझना है। समझने के बाद आपको इनके प्रकाशन वर्ष ज़रूर फ्रेंड्स याद करने हैं, वो आपको याद ही करने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन ये कह सकती हूँ मैं कि अगर आप इस क्लास को 2 से 4 बार भी देख लेते हैं तो आपको इनके सन वगैरह भी अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ठकुरी बाबा क्या है, जो महादेवी वर्मा है उनका एक संस्मरण है। क्या है, स्मृति की रेखाएं, और उसमें से लिया गया है ठकुरी बाबा, एक अंश है उनका, उसमें से लिया गया है ठकुरी बाबा। और ये प्रकाशित कब हुआ है, तो ये हुआ है 1947 में ये प्रकाशित हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लेखिका का परिचय जानते हैं। सबसे पहले ये भी जान लीजिए, जो हमारी लेखिका हैं महादेवी वर्मा, इनको आधुनिक मीरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आधुनिक मीरा, आधुनिक मीरा। आधुनिक मीरा भी इनको कहते हैं फ्रेंड्स। चलिए समझते हैं। इनका परिचय है, महादेवी वर्मा जी का जो जन्म होता है वो होता है 1907 में। अगर जन्म पूछता है तो 1907 आपको याद कर लेना है। जो जन्म है 1907 में हुआ था, 1907 में महादेवी वर्मा जी का भी जन्म हुआ, और 1907 में फ्रेंड्स हरिवंश राय बच्चन जी का भी जन्म होता है। तो आप ये दो चीज़ों कॉमन है आपस में, तो आप इनको अच्छे से माइंड में फिट कर लीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन जन्म पूछ लेता है, अगर वर्ष पूछ लेता है हरिवंश राय बच्चन और महादेवी वर्मा जी, तो आप याद रखेंगे कि 1907। इनकी मृत्यु कब होती है फ्रेंड्स, तो 1987 में इनकी मृत्यु होती है। ये छायावाद की प्रमुख स्तंभ और आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। ये छायावाद की बहुत ही जानी मानी प्रसिद्ध लेखिका हैं। ठीक है, इनकी रचनाएं भी बहुत प्रसिद्ध हैं और इनको आधुनिक मीरा भी कहते हैं। ये करुणा और संवेदना की लेखिका हैं। इनकी ये जो ठकुरी बाबा है, इसमें उनकी करुणा साफ झलकती है। चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम पात्र समझ लेते हैं कि पात्र कौन है, तो ठकुरी बाबा। ठकुरी बाबा पात्र हैं, कौन कैसे हैं, अभावग्रस्त लेकिन अत्यंत स्वाभिमानी। अभावग्रस्त हैं लेकिन स्वाभिमान उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। वृद्ध हैं, मतलब बूढ़े व्यक्ति हैं, जिसका संघर्ष मार्मिक है। ये बूढ़े व्यक्ति हैं, अभावग्रस्त हैं, लेकिन कैसे हैं, स्वाभिमानी हैं। इन्हीं के ऊपर इन्होंने संस्मरण लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। दूसरी है महादेवी वर्मा, ये संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि रखती हैं, जो पात्रों की पीड़ा को शब्दों में उतारती हैं। जो पात्रों की पीड़ा है वो उन्होंने शब्दों में पिरो दी गई है। चलिए, तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं लेकर आई हूँ, उनसे आपके 100% प्रश्न बनने ही बनने हैं। चलिए फिर समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है आपका वृद्ध जीवन की पीड़ा का चित्रण। ये याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। वृद्ध जीवन की पीड़ा का संघर्ष या चित्रण किस रचना में मिलता है, बताइए किस में मिलता है। ये क्वेश्चन मैंने बनाया है अभी। कहाँ मिलता है, ठकुरी बाबा में। किस में मिलता है, ठकुरी बाबा में। दूसरा पॉइंट से हमारा कि गरीबी और अकेलेपन का मार्मिक चित्रण या वर्णन हुआ है। गरीब हैं, अकेलापन है, किस में, ठकुरी बाबा कौन है, एक प्रमुख पात्र हैं जो कि कैसे हैं, गरीब हैं और बहुत अकेले हैं और वृद्ध भी हैं। संस्मरण वास्तविक अनुभवों पर आधारित है, मतलब ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, ये एक वास्तविक अनुभव है जो उनके साथ बीता है। जो महादेवी वर्मा जी ने देखा है वही उनने शब्दों में और अपनी संस्मरण में पिरोया है। और दूसरी बात ये भी जाने कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, ठकुरी बाबा, ये क्या है, एक संस्मरण है। इसकी विधा क्या है, संस्मरण है।
स्वाभिमान रचना का प्रमुख तत्व है। रचना का प्रमुख तत्व क्या है? स्वाभिमान। मानवीय करुणा की प्रधानता है। मानवीय जो एक दूसरे मानवों के प्रति हमारे अंदर जो करुणा होती है, जो लगाव होता है, जो प्यार होता है, वो क्या है? मानवीय करुणा है। वृद्धों के प्रति सम्मान का संदेश। जो हमारी महादेवी वर्मा हैं, ये संदेश दे रही हैं कि हमें वृद्धों की कैसे सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनके साथ अलग तरीके का या अपमानजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए। छायावाद उत्तर काल की ये रचना है। भाषा परिष्कृत एवं तत्सम प्रधान है। तत्सम का मतलब क्या होता है? तत्सम प्रधान का मतलब है कि थोड़े इसमें तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। शैली चित्रात्मक और भावात्मक है, ये याद रखेंगे, चित्रात्मक और भावात्मक है। महादेवी वर्मा की संवेदनशील दृष्टि का उत्कृष्ट उदाहरण है। महादेवी वर्मा जी की संवेदनशील मतलब वो कितनी सेंसिटिव हो जाती हैं जब देखती हैं किसी बूढ़े व्यक्ति को, जो ठकुरी बाबा हैं, बूढ़े हैं, अकेले हैं, वृद्ध हैं और कैसे हैं? स्वाभिमानी हैं। स्वाभिमान उनके अंदर दिखाई देता है। तो वो उनके साथ ये घटित हुई घटनाओं को उन्होंने अपनी वास्तविक रूप को का चित्रण इस विधा में किया हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा क्या? यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत से हमें क्या पढ़ना है? मेरी तिब्बत यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा, इसकी लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यानन। राहुल सांकृत्यानन कौन है? इस मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। लेखक का परिचय समझते हैं पहले। लेखक का परिचय है कि राहुल सांकृत्यानन, इनका जन्म 1893 में होता है और मृत्यु 1963 में होती है। हिंदी के महान विद्वान, महापंडित और घुमक्कड़ शास्त्र के जनक हैं। इनको फ्रेंड घुमक्कड़ भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये अधिकतर क्या करते थे? घूमते ही रहते थे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इनकी यात्राएं होती रहती थी। और इन्होंने अपनी इस मेरी तिब्बत यात्रा में तिब्बत में की संस्कृति, तिब्बत की समाज, तिब्बत में होने वाले नियम कानून, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की मठों का हर एक चीज़ का ऐसा सजीव वर्णन किया है कि जब इसको आप पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उस जगह पर ही हैं। इस तरीके से सटीक चित्रण किया हुआ है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1947 में ये प्रकाशित हुआ। ठीक है, यात्रा वृतांत 1947 में, मेरी तिब्बत यात्रा 1937 में ये प्रकाशित हुई। 1937 आप याद रखेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रकाशन वर्ष पूछते हैं हमसे 1937। ठीक है, ये क्या है? विधा क्या है? यात्रा वृतांत। कैसी विधा है? यात्रा वृतांत। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इनको समझेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट है तिब्बत यात्रा के अनुभवों पर आधारित है। जब ये तिब्बत गए और तिब्बत का इन्होंने दौरा किया, अच्छे से वहाँ की संस्कृति देखी, तो इन्होंने उसी पर आधारित ये अपना यात्रा वृतांत लिखा। ठीक है, तिब्बती संस्कृति का चित्रण। सबसे पहले आप यहाँ से ही आपको याद आ जाएगा, जैसे ही कहा जाएगा तिब्बती संस्कृति का चित्रण कहाँ मिलता है, तो मेरी तिब्बत यात्रा में मिलता है। क्या है ये? बताइए क्या है ये? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या है ये? यात्रा वृतांत। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा बौद्ध मठों का वर्णन। यहाँ पर जो बौद्ध मठ हैं जो तिब्बत में दिखाए गए हैं, वो उन मठों का इसमें वर्णन किया गया है। तिब्बत की भौगोलिक कठिनाइयों का उल्लेख है। तिब्बत की भौगोलिक स्थितियों का इन्होंने बहुत ही सटीक तरीके से वर्णन किया है। लेखक को घुमक्कड़ शास्त्र का जनक कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, इसको आप याद रखेंगे कि किस लेखक को घुमक्कड़ शास्त्र का जनक कहा जाता है। किसको? तो राहुल सांकृत्यानन को। दूसरा पॉइंट है आपका शोधपरक दृष्टिकोण। ये कोई कहानी या सिर्फ और सिर्फ यात्रा वृतांत नहीं है, ये क्या है? ये एक शोध है। इन्होंने शोध किया है इस पर और तब जाके अपना यात्रा वृतांत लिखा। ज्ञान अर्जन को यात्रा का उद्देश्य माना गया है। जो उन्होंने वहाँ जाकर यात्रा की और वहाँ से उन्होंने जो सीखने को मिला, जो ज्ञान अर्जन किया है, वो क्या है? वो इनसे इनके उद्देश्य, यात्रा का उद्देश्य माना गया है कि वो इस उद्देश्य से ही वहाँ गए थे, वहाँ से ज्ञान अर्जन करने के लिए, वहाँ की संस्कृति को सीखने के लिए, वहाँ के कल्चर को सीखने के लिए वहाँ ये गए थे। ठीक है, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक का महत्व दिया गया है। इसमें क्या बताया गया है?
ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तिब्बत की सारी संस्कृति जो जो वहाँ पर समाज में जो जो वहाँ पर होता था, नियम वगैरह जो वहाँ चलते थे, वहाँ की संस्कृति, ये सब सारा बहुत ही सटीक वर्णन इसमें किया गया है। शैली कैसी रही है? तो वर्णनात्मक, ये याद रखेंगे। यात्रा वृतांत में हमारा जो यात्रा वृतांत है, मेरी तिब्बत यात्रा, इसकी शैली कैसी है? तो वर्णनात्मक शैली है। भाषा कैसी है? सरल एवं रोचक है। कैसी है? सरल एवं रोचक। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले हमारी विधा है क्या? यात्रा वृतांत। दूसरी एक हमने पढ़ ली यात्रा वृतांत, दूसरा भी हमें यात्रा वृतांत पढ़ना है। अब क्या है ये? अरे यायावर रहेगा याद। अरे यायावर रहेगा याद, कौन इसके लेखक हैं? अज्ञेय जी। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वास्यानंद अज्ञेय। अज्ञेय इनको कहते हैं, इनका नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वास्यानंद। ठीक है। इनका जन्म कब होता है? तो 1911 में इनका जन्म होता है और 1987 में ये मृत्यु हो जाती है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक माना जाता है इनको, प्रयोगवाद के ये प्रवर्तक हैं और एक प्रखर विचारक एवं कवि हैं। ये एक प्रखर विचारक भी हैं, कवि भी हैं। आत्मा की खोज के लिए ये भटके हैं और इन्होंने अपना यात्रा वृतांत भी बहुत ही मार्मिक तरीके से लिखा हुआ है। अरे यायावर रहेगा याद। इसकी कुछ पॉइंट्स भी हैं वो हम समझेंगे, उससे पहले जानिए इसका प्रकाशन कब हुआ? तो 1953 में इसका प्रकाशन हुआ। ये क्या है? इसकी विधा क्या है? यात्रा वृतांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है हमारा विविध यात्रा अनुभवों का संग्रह। इन्होंने अपनी इस यात्रा वृतांत में विविध यात्राओं का वर्णन एक साथ किया है। यायावर का अर्थ क्या होता है? तो घुमक्कड़ होता है। क्या होता है? घुमक्कड़, यानी कि जो ज़्यादा घूमता है, या कभी यहाँ गए, कभी वहाँ, कभी यहाँ की यात्रा, कभी किसी जगह की यात्रा, तो इसको ये क्या कहते हैं? घुमक्कड़। यात्रा को आत्म खोज का माध्यम माना है। उन्होंने जो यात्रा करते थे तो उसको माध्यम क्या माना है कि आत्मा की खोज। ये वो आत्मा की खोज कर रहे हैं, अपने अंदर को ही, अपने स्वयं को ही ढूंढ रहे हैं। प्रकृति कैसी है इसकी? चित्रण प्रमुख। इसकी प्रकृति कैसी है? चित्रण प्रमुख। मानव संस्कृति का वर्णन किया गया है। मानव संस्कृति का वर्णन किया गया है। दार्शनिक दृष्टिकोण रहा है। कैसा दृष्टिकोण रहा है? दार्शनिक। प्रयोगवादी चेतना का प्रभाव पड़ता है। प्रयोगवादी चेतना, ठीक है, ये याद रखेंगे, प्रयोगवादी चेतना का प्रभाव है। भाषा कैसी है? परिष्कृत एवं चिंतनशील। कैसी भाषा है? चिंतनशील। अब क्वेश्चन बनेगा चिंतनशील भाषा किसकी है? बताओ। अरे यायावर रहेगा याद क्या है? यात्रा वृतांत। शैली कैसी है? काव्यात्मक एवं दार्शनिक शैली है। यात्रा को जीवन दर्शन से जोड़ा गया है। यात्रा को किससे जोड़ा गया है? जीवन दर्शन से जोड़ा गया है कि अपने जीवन को अगर हमें पार लगाना है तो उसकी आत्मा की क्या करनी होगी? खोज करनी होगी। अपने आप को ही ढूंढना होगा, आत्मसात करना होगा। तो ये इसी के वजह से जो हमारे लेखक हैं अज्ञेय जी, उन्होंने कई यात्राएं की हैं और कई यात्राओं का वर्णन उन्होंने अपनी इस रचना में लिखा हुआ है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। अगली विधा है हमारी व्यंग, जो कि भोला राम का जीव। क्या है? भोला राम का जीव। भोला राम के जीव के जो लेखक हैं, कौन है वो? हरिशंकर परशाई। लेखक का परिचय जानेंगे पहले। लेखक का परिचय है, हरिशंकर परशाई जी का जन्म 1924 में हुआ और मृत्यु 1995 में। ये हिंदी व्यंग के शिखर के पुरुष हैं। कौन हैं? हिंदी व्यंग के शिखर के पुरुष इनको कहा जाता है, जिन्होंने समाज की विसंगतियों पर गहरा प्रहार किया है। जो समाज में फैली हुई विसंगतियां हैं उन पर तीखा करारा क्या किया है? कटाक्ष किया है। इसकी प्रकाशन वर्ष है 1967, 1967 में ये प्रकाशित हुआ है। विधा क्या है? व्यंग। ये इसकी विधा आप याद रखेंगे, विधा पेपर में पूछी जाती है तो आप याद रखेंगे। चलिए अब हम इसके पात्र समझ लेते हैं। पहले पात्र हैं भोला राम।
ये कौन है? तो ये पीड़ित नागरिक का प्रतीक है। जो व्यक्ति पीड़ित है, जिसके ऊपर लिखा गया है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, वो कौन है? भोलाराम। ये कौन है? तो पीड़ित व्यक्ति हैं जो पेंशन के लिए सरकारी तंत्र से जूझता है, जो क्या हो चुके हैं? रिटायर हो चुके हैं और पेंशन के लिए परेशान हैं, पेंशन के लिए जूझ रहे हैं। तो ये कौन है? भोलाराम। ठीक है। दूसरे हैं यमराज। ये व्यवस्था बोध के प्रतीक हैं, जो व्यवस्था है उसके प्रतीक हैं, जो इस लोक की जटिलता से परेशान हैं। फिर है चित्रगुप्त, जो तथ्यात्मक पात्र हैं, जो यमराज के सहयोगी के रूप में सत्य का प्रतिनिधि करते हैं। आप ये जान लीजिए कि ये जो भोलानाथ का जीव है, इसमें ये दिखाया गया है कि सरकार की जो व्यवस्था है वो कितनी ज़्यादा परेशान करने वाली है, जो जनता को परेशान करती है। जो व्यक्ति पेंशन के लिए परेशान है, तुम्हारे बार बार ऑफिस में आके परेशान हो रहा है और फिर भी उसको समय पर उसकी पेंशन नहीं मिल रही है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो समझेंगे हम। पहला पॉइंट है नौकरशाही पर तीखा व्यंग। तीखा व्यंग किया है। जो नौकरशाही मतलब जो नौकरी करते हैं, जो सरकारी अफसरों में क्या कर रहे हैं, अधिकारी हैं, उन पर ये क्या किया है? तीखा व्यंग किया है। पेंशन व्यवस्था की विफलता का चित्रण है। ये जो पेंशन व्यवस्था है वो विफल होती जा रही है, उस पर एक कटाक्ष किया गया है। लाल फीताशाही का आलोचना है। ये क्या है? लाल फीताशाही की आलोचना है। सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता है। जो सरकारी तंत्र हैं उनकी संवेदनहीनता है, वो कैसे ध्यान नहीं देते हैं, उनकी व्यवस्था कैसे बिगड़ती चली जा रही है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भोलाराम पीड़ित नागरिक का प्रतीक है। पीड़ित नागरिक कौन है? तो भोलाराम है। यमराज व्यवस्था बोध के प्रतीक है। यमराज व्यवस्था कौन क्या है? बोध के प्रतीक है। चित्रगुप्त तथ्यात्मक पात्र है। चित्रगुप्त कौन है? तथ्यात्मक पात्र है। हास्य और व्यंग का सुंदर मिश्रण है। हास्य और व्यंग का इसमें सुंदर मिश्रण किया गया है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर प्रहार किया गया है। जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, जो यहाँ पर नेताओं का बोलबाला है, सरकार कैसे ध्यान नहीं देती है, व्यक्ति परेशान हो रहे हैं, आपके दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और फिर भी उनको क्या मिल रहा है? उनकी पेंशन भी उनको समय पर नहीं मिल रही है। हिंदी व्यंग साहित्य की चर्चित रचना है। ये क्या है? हिंदी व्यंग साहित्य की ये चर्चित रचना रही है। फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो चीज़ें मैंने सारी आपको बता दी हैं। यहीं से प्रश्न बनेगा आपका। आपको प्रकाशित वर्ष याद रखना है, आपको इसकी विधा याद रखनी है, इसकी आपको शैली याद रखनी है, भाषा याद रखनी है, और बस हमें यहीं से प्रश्न बनेगा। और इसके पात्रों के नाम याद रखने हैं। पात्रों के नाम कौन कौन है अभी हमने देखा है। क्या क्या देखा बताइए? भोलाराम है ना, यमराज और चित्रगुप्त। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक और व्यंग कथा हमें पढ़नी है, वो है जामुन का पेड़। ठीक है, जामुन का पेड़। इसके लेखक कौन है? कृष्णचंद्र। इसके लेखक हैं कृष्णचंद्र। 1960 में ये क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। 1960 में ये क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। विधा क्या है? व्यंग कथा। ठीक है, याद रखेंगे व्यंग कथा। लेखक का परिचय समझ लेते हैं पहले कि लेखक कौन है? कृष्णचंद्र। इनका जन्म 1914 में होता है और 1977 तक ये क्या हो जाते हैं? 1977 में इनकी मृत्यु हो जाती है। प्रगतिशील लेखक हैं ये प्रमुख कथाकार भी हैं जो अपनी मार्मिक और व्यंग्यात्मक शैली के लिए जाने जाते हैं। व्यंग्यात्मक शैली के लिए और मार्मिक चित्रण के लिए ये सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। पॉइंट समझते हैं इनसे, जहाँ से प्रश्न बनेंगे। फर्स्ट पॉइंट है दफ्तरशाही की संवेदनहीनता पर व्यंग है। फाइल संस्कृति की आलोचना की गई है। मानवीय मूल्यों की उपेक्षा की गई है। एक व्यक्ति पेड़ के नीचे दब जाता है। विभागीय प्रक्रिया में समय नष्ट होता है। ठीक है, आदेश आने तक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। व्यवस्था की जटिलता उजागर होती है। नौकरशाही की विडंबना का चित्रण है। कटाक्षपूर्ण शैली है। सामाजिक चेतना से जुड़ी रचना है। ये जानिए कि एक व्यक्ति अगर पेड़ के नीचे दब जा रहा है और शासन व्यवस्था क्या कर रही है? शासन व्यवस्था इतनी ढीली है कि कुछ काम नहीं करती है। शासन व्यवस्था इतना धीरे काम करती है कि जब तक प्रशासन के काम स्टार्ट होते हैं,
प्रशासन आएगी, टीम आएगी, बुलाया जाएगा, तब तक क्या हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये हमें इसमें दिखाया गया है कि व्यवस्था कैसी है, बहुत ही कमज़ोर व्यवस्था है, बिगड़ी हुई व्यवस्था है, कुछ कमांड नहीं है। तो ऐसे फैली व्यवस्थाएं हैं, उन पर कटाक्षपूर्ण शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, समय बर्बाद होता जा रहा है। एक पे व्यक्ति पेड़ के नीचे मान लो दब गया है, तो वो समय बर्बाद हो रहा है, यहाँ तक कि व्यक्ति की जान चली जाती है, फिर भी शासन व्यवस्था कुछ नहीं कर पाती। आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। अगली विधा है हमारी व्यंग। अगली विधा क्या है दोस्तों, व्यंग, जो कि जीप पर सवार इल्लियाँ। जीप पर सवार इल्लियाँ ये किसकी है, तो शरद जोशी। ठीक है, लेखक का परिचय समझते हैं पहले। शरद जोशी का जन्म 1931 में हुआ और 1991 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं, हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं, जिनकी भाषा में कटाक्ष और हास्य का अद्भुत मेल मिलता है। इनकी भाषा कैसी है, कटाक्ष है और हास्यपूर्ण भाषा है। इनकी भाषा के शब्दों को आसानी से समझा नहीं जा सकता। प्रकाशन वर्ष जानिए 1971। 1971 में ये प्रकाशित हुआ है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स समझेंगे। राजनीति पर व्यंग्य किया गया है। ठीक है, व्यवस्था के खोखलेपन का चित्रण किया गया है कि जो व्यवस्था है वो कितनी खोखली है, कि व्यक्ति मर जाता है लेकिन व्यवस्था की जो शासन के प्रशासन के लोग हैं वो समय पर ही नहीं पहुंच पाते हैं, ये दिखाया गया है। इल्लियाँ भ्रष्ट तत्वों का प्रतीक है। जो इल्लियाँ नाम दिया गया है इसमें, वो भ्रष्टाचार है जो आज के समय में फैला हुआ है। सत्ता तंत्र की आलोचना की गई है कि जो सत्ता है ये सुचारू रूप से नहीं चलती है, लोगों की, आम इंसानों पर, जनता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, ये आलोचना की गई है। कटाक्षपूर्ण शैली है, ये याद रखेंगे, शैली कैसी है, कटाक्षपूर्ण है। सामाजिक विसंगतियों का पर प्रहार किया गया है। जो समाज में विसंगतियाँ फैली हुई हैं उन पर क्या किया गया है, प्रहार किया गया है। प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति कैसी है, प्रतीकात्मक। आधुनिक राजनीति व्यवस्था की समीक्षा की गई है। आधुनिक, जो हमारे आधुनिक समय में की जो व्यवस्था है उसको क्या बताया गया, उसकी समीक्षा की गई है, उसको पूरे डिटेल में समझाया गया है। तीखी व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जो आज के समय में सरकार पर तमाचा के समान है। शरद जोशी की प्रतिनिधि रचना है, ये किसकी है, शरद जोशी की ये प्रतिनिधि रचना है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे आप। चलते हैं आगे। फ्रेंड्स, ये हमारी लास्ट विधा है। अन्य गद्य विधाओं में ये हमारी लास्ट है। क्या है ये, वैचारिक गद्य। ठीक है, ये याद रखेंगे, वैचारिक गद्य साहित्य अकादमिक सम्मानित। ठीक है, इसको हमें समझना है, इससे भी सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय, इसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। लेखक का परिचय समझते हैं पहले। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 में हुआ था। दोस्तों यहाँ फैक्ट्स बनेगा आपका। 1907 में होता है किसका, महादेवी वर्मा जी का। 1907 में होता है किसका, हरिवंश राय बच्चन जी का। 1908 में होता है किसका, रामधारी सिंह दिनकर का। आप ऐसे इनको क्रम से लगा के याद कर सकते हैं। ये 1974 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात है, इनको राष्ट्र कवि भी माना जाता है। जिनकी लेखनी और ओज में भारतीयता का संगम है। इनकी लेखनी में और ओज में भारतीयता का संगम दिखाई देता है। ठीक है, प्रकाशन वर्ष क्या है, 1956। क्या है इसका प्रकाशन वर्ष, 1956 में ये प्रकाशित हुआ, ये आप याद रखेंगे। विधा क्या रही है, वैचारिक गद्य। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1956। 1956 आपको यही याद करना है, 1956। ठीक है, इसके 4 अध्याय हैं, ये भी आप ध्यान से समझें। 4 अध्याय हैं, चारों के नाम आते हैं, इनको भी समझना होगा। ठीक है, पहला अध्याय है आपका आर्यन समन्वय है ये। दूसरा है बौद्ध, जो जैन प्रभाव का है। तीसरा है आपका हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय और चौथा है यूरोपीय प्रभाव एवं भारतीय पुनर्जागरण। एक बार फिर से समझ लेते हैं 4 अध्याय। ये जो 4 अध्याय इनको फिर से समझते हैं। सबसे पहला आर्य, बौद्ध, हिंदू मुस्लिम और यूरोपीय, याद रखेंगे। आर्य, बौद्ध, हिंदू मुस्लिम, यूरोपीय। आर्य, बौद्ध,
हिंदू, मुस्लिम और यूरोपीय। आर्य यानी कि आर्य समन्वय का इसमें वर्णन है। जैन प्रभाव का वर्णन है। मुस्लिम संस्कृति का वर्णन है और प्रभाव एवं भारतीय पुनर्जागरण का वर्णन है। ये हमने समझ लिया। अब हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारतीय संस्कृति का महाग्रंथ है ये। संस्कृति को समन्वय की प्रक्रिया माना गया है। 4 संकलित चरणों का विश्लेषण हुआ है। राष्ट्रीय एकता पर बल दिया गया है। धार्मिक कट्टरता का विरोध किया गया है। भक्ति आंदोलन का उल्लेख किया गया है। सांस्कृतिक इतिहास का अध्ययन है। शोधपूर्ण एवं ओजस्वी भाषा का प्रयोग किया गया है। भारतीयता की व्यापक अवधारणा है और यूजीसी नेट के पेपर में ये अत्यंत में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, इसमें आप ये याद रखेंगे सबसे ज़्यादा कि हमारी संस्कृति के बारे में बताया गया है, राष्ट्रीय एकता के बारे में बताया गया है, आंदोलनों के बारे में बताया गया है और हमारी संस्कृति के बारे में बताया गया है। ये किया गया शोधपूर्ण, एकदम शोधपूर्ण ओजस्व है और भाषा कैसी रही है इसकी, ओजपूर्ण भाषा है, सरल भाषा रही है। फ्रेंड्स, ये था हमारा अन्य गतिविधियों में भाग 3 जो कि हमने आज कंप्लीट कर लिया है। भाग 2 भी हम पढ़ चुके हैं, भाग 1 भी हम पढ़ चुके हैं। हमने अपनी यूजीसी नेट का समय से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। आपको, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मैंने पूरा सिलेबस हिंदी का समझाया है। यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट दिया है। हर एक चीज़ समझाई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप मेरी चैनल पर जाकर वो सारी वीडियो को पेपर से पहले एक बार देख लीजिए, अच्छे से उनको 2 से 3 बार समझ लीजिए, तो आपका पेपर रुक नहीं सकता है। इस बात की गारंटी है कि आपका पेपर रुक नहीं सकता है, आपका पेपर क्लियर होगा। आपको बस करना क्या है, आपको मेरी जितनी भी वीडियो मैंने बनाई हैं, सारे कंटेंट वीडियो हैं, आप उस कंटेंट को आप अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़ेंगे, आप रिवीजन करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी जिसमें करीब 50 क्वेश्चंस या फिर 30 क्वेश्चंस हम रखेंगे। ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा सेशन हो जाएगा और फिर लंबी वीडियो को अवॉइड करते हैं, इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस ऐसी धुआंधार होगी कि आपका पेपर कभी नहीं रुकेगा। फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। ओके, हमारा पेपर नज़दीक आता चला जा रहा है, इसलिए समय अभी हमारे पास जितना भी बचा है उस समय का सदुपयोग हमें करना है और यूजीसी नेट का पेपर इस बार क्लियर करके ही रहना है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम प्रैक्टिस सेट्स तैयार करेंगे और अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। जो अभी तक हमने इतना कंटेंट पढ़ा है उसको हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।